अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अभी ये हमारा 5वां वीडियो है बच्चों, और अभी भी हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 आय व्यय और बचत पे हैं। ये बहुत लंबा चैप्टर था बेटा, इसलिए हमको इसको कई पार्ट में बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकते। इसलिए हम 20-20 मिनट की कोशिश कर रहे हैं कि 20-20 मिनट के वीडियोस बनाएं। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा बैंक के बचत विनियोग के कौन से साधन हैं, बैंक क्या है, बैंक के काम क्या है। अब बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बैंकों में विभिन्न प्रकार के खाते, कितने तरह के खाते की सुविधा बैंक हमको देता है। तो पहला है चालू खाता। चालू खाता एक व्यापारिक खाता होता है जिसपे किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगता है। चालू खाते में एक दिन में हम कई बार धन को जमा कर सकते हैं और उसी दिन अगर हमारी मर्जी हो तो हम उसे निकाल सकते हैं, या दिन में कई बार हम धन को निकाल सकते हैं। दूसरा खाता है बचत खाता। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ सेविंग्स होंगी। एक्चुअल में बैंक्स क्या करते हैं, इस खाते पर आपको आपकी जो जमा धनराशि होती है उस पर कुछ प्रतिशत ब्याज देते हैं, कुछ परसेंटेज आपको ब्याज का देते हैं। लेकिन इस खाते के साथ, जैसे आप चालू खाते में हर दिन चाहे तो पैसा निकाल लें, हर दिन चाहे तो पैसा जमा कर दें, इस खाते के साथ ऐसा नहीं होता है। इसमें पैसे निकालने के लिए एक वर्ष में 60 बार आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर उससे अधिक बार निकालते हैं तो 20 रुपए या कुछ रुपए जो बैंक ने निर्धारित किए होंगे उसके हिसाब से वो पैसा काट लेते हैं। अगला है निश्चित अवधि जमा खाता। बच्चों, हर बैंक इस तरह का एक फिक्स डिपॉजिट खोलता है। वो एक फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद बैंक इस तरह की एक रसीद देता है जिसपे यहाँ अमाउंट लिखा होता है, कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा ये लिखा होता है, और इसकी मैच्योरिटी की अवधि क्या है ये लिखा हुआ होता है। तो फिक्स डिपॉजिट के लिए क्या है, आप बाध्य होते हो कि एक निश्चित समय के लिए, जैसे मान लो 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष के लिए आप अपनी निश्चित धनराशि को बैंक में फिक्स्ड करते हो, और अगर आपको जरूरत पड़ जाती है कि आपको तोड़ना है तो तोड़ने की दशा में, उस अवधि के पूरा न होने पे तोड़ने की दशा में जो ब्याज आपको मिलता है वो कुछ कम हो जाता है। अगला है जनता जमा खाता। ये उन लोगों के लिए बैंक्स खोलते हैं जिनकी बचत बहुत कम होती है या बहुत छोटी होती है। तो वो बैंक क्या करते हैं, एक ताला लगा हुआ डिब्बा आपको दे देते हैं। आप उसमें कुछ छोटे छोटे बचत जो आप प्रतिदिन कर लेते हैं, 50 रुपए, 60 रुपए जो कर देते हैं, उस डिब्बे में डालते हैं। डालने के लिए उसमें एक होल बना होता है जिसमें से आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे लेकिन पड़ जाएगा। तो वो उसके बाद महीने के अंत में आपको उसको बैंक में लेके जाना पड़ता है। वहाँ बैंक का कर्मचारी उसका ताला खोलता है और उस पैसे को आपके अकाउंट में जमा कर देता है। तो ये जनता जमा खाता है। आवर्ती जमा खाता, बच्चों, ये एक लोकप्रिय जमा खाता है जिसको रेकरिंग खाता भी कहते हैं। आवर्ती जमा खाता में भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जैसी आपकी इच्छा हो उतने के लिए उस पैसे को जमा किया जाता है, और उस पर भी बैंक आपको एक निर्धारित ब्याज देता है। बच्चों, आवर्ती जमा खाते में महीने की 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको अनिवार्य रूप से जो धनराशि निर्धारित की गई है, जैसे आप 2000 का रेकरिंग खोले हुए हैं तो 2000 हर महीने 30 तारीख से पहले आपको उस बैंक में जमा कर देना है। और जैसे आपने 24 महीने के लिए खोला है, 36 महीने के लिए खोला है, 12 महीने के लिए आवर्ती खाता खोला है,
तो वो पूरा हो जाने पर ब्याज सहित आपके खाते में चला। उसके आवर्ती जमा खाता के लिए बैंक आपको अलग से एक पासबुक देता है जिस पे आप हर महीने जो जमा करते हैं उसकी एंट्री होती है और लास्ट में वो आपको पूरा होके ब्याज सहित मिल जाता है। दूसरा है अविरल पेंशन योजना। ये जो अविरल पेंशन योजना होती है वो आवर्ती जमा योजना की तरह ही होती है, लेकिन इसमें क्या फायदा होता है कि जैसे मान लीजिए अवधि पूर्ण हो गई, 1 वर्ष पूर्ण हो गया, तो उस पूर्ण अवधि के पूर्ण होने के बाद जो बचत हुआ है आपका ब्याज सहित, उसको आप चाहें तो पुनः विनियोग कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला जो बचत विनियोग का साधन है वह डाकघर है। बच्चों, आपने अपने गांव में भी देखा होगा, हर जगह ये भारत के सभी जगहों पर, चाहे वो गांव हो, चाहे कस्बे हों, चाहे शहर हों, चाहे महानगर हो, सभी जगह पे डाकघर होते हैं। सामान्यतः डाकघर से हम लोग अपने पत्रों का आदान प्रदान करते हैं कि डाकिया शाम को आता है, आपको पत्र दे जाता है, तो वो होता है। इसके अलावा डाकघर छोटी छोटी बचत को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कुछ योजनाएं भी चलाता है। डाकघर बचत खाता। बच्चों, ये जो डाकघर का बचत खाता होता है ये 20 रुपए से भी स्टार्ट किया जा सकता है। आप समझ रहे हो ना ये कितनी छोटी रकम है, लेकिन उस छोटी रकम के साथ आप बचत खाता शुरू कर सकते हैं। और ये बचत खाता भी बैंकों की तरह ही होता है कि इसमें आपने कितना धन जमा किया, कितना धन निकाला, वो सब कुछ एक पासबुक मिलता है और उसी पासबुक में मेंशन होता है। डाकघर सावधि जमा योजना। इस योजना में भी जैसे बैंकों के फिक्स डिपॉजिट होते हैं, वैसे ये डाकखाने की भी सावधि जमा खाता बिल्कुल वैसा ही होता है। डाकघर आवर्ती जमा खाता, ये भी बिल्कुल उसी तरह रेकरिंग अमाउंट, बस ये है कि धनराशि आप छोटी भी रख सकते हैं, वो भी बिल्कुल बैंकों की तरह जो आवर्ती जमा योजना होती है उसी की तरह डाकघर की आवर्ती जमा खाता खुलता है। 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता, जिसको हम पीपीएफ भी कहते हैं। बच्चों, ये जो खाता है वो 15 वर्ष के लिए खोला जाता है और 7 वर्ष पूरा होने पे आप चाहें तो उसमें से कुछ पैसे निकाल सकते हैं। और इस पर जो ब्याज लगता है वो एक निर्धारित प्रतिशत होता है। आजकल शायद 8% ब्याज है, मैं हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में गलत हो, आप देख लीजिएगा, लेकिन वो एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से आपकी जो धनराशि है उस पर ब्याज लगता है। और जरूरत पड़ने पर, जैसे 7.5 वर्ष हो गया है तो आप उसमें से 75% के आसपास धन निकाल सकते हैं। ये 15 वर्षीय भविष्य निधि खाता बहुत सारे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी भी खुलवाते हैं, लेकिन अभी ये जो डाकघर की योजना है ये अब बैंकों द्वारा भी प्रोवाइड करी जाती है उन्हीं नियमों और शर्तों के तहत। अगला है मासिक आय योजना। ये बहुत पॉपुलर, डाकघर की ये बहुत पॉपुलर योजना है जिसको हम MIS कहते हैं। MIS में क्या होता है, जैसे आपने 3 लाख रुपए एक मुश्त 6 साल के लिए जमा कर दिया, उसमें 6 वर्ष के लिए एक निर्धारित धनराशि जमा कर दी जाती है, उस पर कुछ प्रतिशत ब्याज मिलता है जो आपको हर महीने मिलता है। तो ये आपके लिए, अगर आप समझदारी दिखाते हैं और वो जो हर महीने ब्याज आता है उसका एक रेकरिंग अकाउंट खोल लेते हैं तो आपको इस तरह से ज्यादा बचत होता है। अगला है किसान विकास पत्र। बच्चों, जैसे अभी मैंने बैंक का FD दिखाया ना, उसी तरह का एक पेपर जारी होता है किसान विकास पत्र। वो डाकघर जारी करता है और वो 1000 से शुरू होके आपकी जैसी धनराशि हो उस हिसाब से वो एक पत्र टाइप का जारी करता है जो किसान विकास पत्र के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय बचत पत्र,
इसको भी एनएससी कहते हैं। उसके लिए भी एक फॉर्म आपको भरना होता है। उस फॉर्म को भरने के बाद डाकघर आपको एक पेपर, एक कार्ड जैसा प्रपत्र जारी करता है, वो ही एनएससी होता है। अगला है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक योजना चलाई जाती है, जिससे जो हमारे वृद्ध सिटीजन्स हैं, जो हमारे वृद्ध नागरिक हैं, उनको लाभ मिलता है। अगला जो बचत विनियोग का साधन है वह है भारतीय जीवन बीमा निगम। आप जब टीवी देखते हैं ना, तो आप ऐड देखते हैं भारतीय जीवन बीमा, जिसको LIC भी कहते हैं, है ना। ज्यादा पॉपुलर नेम LIC ही है ना। तो आपने देखा होगा कि जो LIC का लोगो है उसके नीचे लिखा रहता है योगक्षेमम वहाम्यहम्, है ना। ये LIC इसी भावना की तहत काम करती है, योगक्षेमम वहाम्यहम् के भावना के तहत कार्य करती है। ये संस्कृत का शब्द है, ये संस्कृत के हैं वर्ड्स हैं, और जिसका अर्थ होता है आपका कल्याण हमारा उत्तरदायित्व है, यानी आपकी वेलबींग, आपका कल्याण, आपका लाभ, आपका भला ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा उत्तरदायित्व है। भारतीय जीवन बीमा कई तरह की पॉलिसी देती है। उसमें क्या होता है, पॉलिसी में कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है ना। वो एक निश्चित वो प्रीमियम आप प्रत्येक मंथ भी जमा कर सकते हैं, आप 3 मंथ के हिसाब से भी जमा कर सकते हैं, आप हाफ ईयरली भी जमा कर सकते हैं, आप एनुअली भी जमा कर सकते हैं, और आप एक साथ भी जमा कर सकते हैं। LIC बहुत सारी पॉलिसीज निकालती है समय समय पे। इनमें से कुछ प्रमुख पॉलिसी हैं आजीवन पॉलिसी, बंदोबस्ती पॉलिसी, जीवन किशोर पॉलिसी, जीवन छाया आदि। ये भारतीय जीवन बीमा के कुछ पॉलिसीज हैं। अब क्या लाभ है हमको, LIC से हमको लाभ क्या है? आयकर में छूट मिलती है। जो हम LIC में पैसा जमा करते हैं उस पे सरकारी कर्मचारी को जो आयकर, जो टैक्स लगता है, उसमें छूट मिलती है। धन की सुरक्षा रहती है। बचत का अच्छा साधन है, मतलब हमको छोटी छोटी अमाउंट में भी अगर हम प्रीमियम भरते हैं तो भी हमारा बचत होता जाता है। बच्चों के शादी विवाह आदि में लाभकारी, जैसे कि सभी बचत फायदा करता है हमारे आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में, वैसे ये भी पूरा करने में सहायक होते हैं। 5वां, राष्ट्र निर्माण। LIC में जो हम इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कहीं ना कहीं हमारी सरकार के लिए लाभप्रद होती है, क्योंकि उस पैसे को सरकार किसी न किसी उत्पादक कार्य में लगाती है, जिससे हमारे राष्ट्र की प्रगति होती है, उन्नति होती है। अगला है UTI अथवा म्यूचुअल फंड। बच्चों, UTI जो है सेबी द्वारा रजिस्टर्ड तथा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BOB बॉब यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रायोजित होती है। यह भारत का सबसे बड़ा लगभग 29,500 करोड़ का म्यूचुअल फंड है। बच्चों, अगला जो बचत विनियोग का साधन है वो है शेयर। देखो, शेयर में क्या होता है, कुछ निजी उद्योगों तथा कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं, और हर कंपनी अपने शेयर का दाम खुद निर्धारित करती है, और जब उसमें जो कंपनी है उसकी पूंजी बढ़ती है, उसको लाभ मिलता है, तब जो शेयर धारक होता है, जिन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उनको फिर लाभ मिलता है। और अगला है बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड्स हैं सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए निर्गमित किए जाते हैं, यानी जारी किए जाते हैं, लेकिन इनकी जो धनराशि है
जो जो धनराशि हम उसमें जमा करते हैं उसके सुरक्षा की कोई गारंटी सरकार की नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ कंपनियों की जिनकी साख बहुत अच्छी है उनके बॉन्ड्स बाजार में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। अगला है सहकारी समिति। बच्चों, कुछ समान विचारधारा के लोग अथवा एक जगह पे काम करने वाले कुछ लोग मिलकर एक सरकारी समिति का गठन करते हैं। समिति के सदस्यों में से उनके अंश का धन एकत्र करके मांग के आधार पर सदस्यों को ब्याज पर ऋण दिया जाता है। पहले क्या करते हैं, सारे जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ कुछ अंश धन वहां जमा करते हैं। उसके बाद वो उस ग्रुप के सारे सदस्य होते हैं उनको उनकी मांग के आधार पे ऋण प्रदान किया जाता है। अगला है कंपनी डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स। कुछ कंपनियां अपने जो जनता है उससे धन लेकर अपने उद्योगों में लगाती हैं और वो जो धन लेती हैं उस पे वो ज्यादा मात्रा में ब्याज देती हैं। परंतु इस धन की सुरक्षा जिस कंपनी का ये डिपॉजिट अथवा डिबेंचर है उस कंपनी की साख क्या है इस पर निर्भर करता है। अगला है चिट फंड योजना। चिट फंड योजना में क्या होता है कि कुछ सदस्य जो आपस में परिचित होते हैं 10-12 सदस्य मिलके एक समूह बना लेते हैं। वो समूह हर महीने कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और माह के अंत में एक लॉटरी निकाली जाती है और जिसकी लॉटरी निकलती है उसको पैसा मिलता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि बचत विनियोग के अन्य साधन कौन हैं। बैंक भी हमने पढ़ा, जीवन बीमा भी हमने पढ़ा, डाक खाना भी हमने पढ़ा और ये अन्य साधन भी पढ़ा। आई होप कि आपको इस चैप्टर की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा हो गया, फिर भी हम इसको अब क्लोज कर रहे हैं। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और बच्चों, हमेशा की तरह मैं कह रही हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस में कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव करके नए वीडियोस बना सकूं। और हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में ये चार्ट पेपर की फोटो दी गई है। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।